Okay, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 summary video series. So we have been doing the corporate issuers and already इसमें reading 27 तक हो चुकी हैं and today we'll be doing the last reading of this particular subject, reading number 28, that is business model. Yes, this is the last reading. थोड़ी short रहेगी comparatively to the reading number 27. वो थोड़ी सी extend हो गई थी but उसमें concepts हैं उसको एक बार अच्छे से revise करना, 2-3 बार अच्छे से वीडियो सुनो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो and you will get through it. Now we are talking about reading number 28, which talks about the business models, like what is the business model, how it works, like what are the different things जो हम consider करते हैं, like what are all the customers that will be serving, उनको कैसे serve करना है, उनको कोई quality चाहिए, उनको मैं कैसे price offer करूंगा, किस medium के through मैं उनको अपने goods और services पहुंचाऊंगा, and what is the value proposition and what is the value chain, हम उनको कैसे focus कर सकते हैं, what is the networking, and everything we will be studying in this reading and this is the last reading. तो फटाफट इसको खत्म करते हैं. तो पहला पॉइंट बात करते हैं हमारे पास, what are the key features of the business model. Actually key features business model के क्या होते हैं. So first of all, firm provide the product and services. firm अपने products and services देती है, अपने customers find out करती है, अपना deliver करती है जो भी product या services जो भी वो manufacture या render करना चाह रहा है, and make a profit out of it. Now the business model, what does a business model do? Business model explains how a firm either does or proposes to do this. Like I am saying, like I will be providing certain goods, या आई विल बी फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द लेक्चर्स टू यू ऑल, या फिर कोई भी एक गुड्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कार ले लेते हैं, मैं कार एक मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ, टाटा इज अबाउट टू एंटर इनटू अ न्यू कार सेगमेंट, एंड उसके लिए वो पर्टिकुलर कार तो है, बट हाउ दे विल बी एंटरिंग इनटू द मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर कार, एंड वो प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे, क्या बैकग्राउंड प्रोसेस है, कैसे वैल्यू जो वो रेंडर करना चाहते हैं, जो वैल्यू देना चाहते हैं कस्टमर को, कैसे दे पाएंगे. सो एवरी जो बिजनेस मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि फर्म कैसे करेगी या प्रपोज कर रही है कि मैं ये कर पाऊंगी. सो बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता है उन सब चीजों को. नाउ बिजनेस मॉडल शुड डू द फॉलोइंग. बिजनेस मॉडल को क्या क्या करना चाहिए. सो लाइक व्हाट आर द की, मतलब ये मेरे बेंचमार्क है, बिजनेस मॉडल को एटलीस्ट ये सब चीजें मेरे लिए करनी चाहिए. सो व्हाट आर दोस थिंग. सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि हाउ, मतलब हु, सॉरी हु. सो मैं देखना चाहता हूँ कि हु आर द पर्टिकुलर, मतलब व्हाट इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ विच आई एम टारगेटिंग. फॉर एग्जांपल न्यू एप्पल का जो स्मार्टफोन है, दैट इज आईफोन, वो लॉन्च हुआ, एंड जो आईफोन है वो ऑलरेडी क्लियर है दैट आई विल बी टारगेटिंग द रिच सेगमेंट, क्रीम सेगमेंट मार्केट. वो जो मीडियम साइज है या फिर जो लोअर सेगमेंट के हैं, उनको टारगेट करने का कोई भी इरादा नहीं है आईफोन वालों का. एंड दे जस्ट वांट टू सेगमेंट द जो अपर क्लास होगी, क्रीम सेक्शन होगी, उनके लिए वो करते हैं, एंड इसलिए प्राइसेस भी ऑलरेडी हाई होते हैं, बिकॉज दे आर द वन, जो क्रीम सेगमेंट के कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी पे कर सकते हैं उस प्राइस को, प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है इसलिए आईफोन. सो बेसिकली जो फर्म है वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो बिजनेस मॉडल है वो एटलीस्ट उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच पर्टिकुलर सेगमेंट कस्टमर की मैं टारगेट करता हूँ. सेकंड पॉइंट बोलता है कि हाउ, मैं कैसे करूंगा. देन what is the product, what is the particular product and what is the particular services जो मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को रेंडर करने वाला हूँ, देने वाला हूँ. एंड देन इट्स एक्सप्लेन वेयर, लाइक हाउ आई विल बी डिलीवरिंग. पहले मैंने देखा कि प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे मैं करने वाला हूँ, और मैं मार्केट में किस तरीके से दूंगा, क्या प्रोडक्ट है जो उसको सेगमेंट को चाहिए, एंड वो मैं किस मीडियम के थ्रू उन तक देके जाऊंगा, व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स मेरे क्या होंगे, एंड हाउ मच आई विल बी चार्जिंग, हाउ मच आई विल बी चार्जिंग. तो ये सब चीजें मेरे बिजनेस मॉडल को पता होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल से मुझे पता चलनी चाहिए. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई करना फर्म के पोटेंशियल कस्टमर्स क्या क्या हैं, लाइक मैं उनका एक्वायर कैसे करूंगा, हाउ विल बी द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन मुझे कैसे पड़ेगी, एंड हाउ द कंपनी अपनी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मेंटेन करनी है वो सब कैसे मेंटेन होगी. एंड जब भी मैं कस्टमर ग्रुप को कैरेक्टराइज करता हूँ, बांटता हूँ, उसको बोलते हैं सेगमेंटिंग. उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटिंग. फॉर एग्जाम्पल आईफोन के केस में वी आर जस्ट टारगेटिंग द क्रीम सेगमेंट ऑफ द मार्केट, और अच्छी खासी सेगमेंट को जो प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं हम उनको टैक्स टारगेट करते हैं. तो दिस इज ऑल नोन एज द सेगमेंटिंग. देन वी विल बी डिस्क्राइबिंग व्हाट आर द की एसेट्स एंड सप्लायर्स ऑफ द फर्म, कि लाइक हाउ आई विल बी एबल टू अचीव ऑल दिस. क्या जो मैं पर्टिकुलर कस्टमर को प्रोडक्ट देना चाहता हूँ वो मैं कैसे दे पाऊंगा, क्या मैं एफिशिएंट हूँ, क्या मेरे पास वो एसेट्स हैं जो मैं यूज करके उनको वो सर्विसेज दे सकता हूँ, क्या मेरे पास ऐसे सप्लायर्स हैं कि जिसके बेसिस से मुझे वो माल मिलके मैं आगे सप्लाई कर सकता हूँ. नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं फर्म के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, लाइक व्हाट ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स फर्म के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो मैं देने वाला हूँ. सो यहाँ पे हाउ आर प्रोडक्ट मीट द नीड ऑफ आर पोटेंशियल कस्टमर, की व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोडक्ट
दैट द पर्टिकुलर सेगमेंट टू व्हिच वी आर टारगेटिंग वो उसको चाहिए। तो क्या वो प्रोडक्ट मैं दे पाऊँगा एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स एंड मैं अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊँगा। सो ये बिज़नेस मॉडल में मुझे पता चलना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट बोलता है कि एक्सप्लेन हाउ द फर्म विल सेल इट प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी किस तरीके से व्हाट इज ऑल द मीडियम through which I will be selling my product particular segment to which I am targeting. Number one is a direct sale. Direct sale में कोई भी intermediary नहीं होगा. There is a seller that is you and there is a buyer that is a customer. So directly आप sell करते हैं buyer को, इसके अंदर कोई भी intermediary नहीं है. You are only the manufacturer, you are only the seller. तो आप ही सब कुछ हो. You are the one जो सब कर रहे हो. आप किसी से परचेज करके आके आप you are not the retailer. आप retailer हो बट आप खुद भी मैन्युफैक्चरर हो. आप आपका ही प्रोडक्ट है, आपने ही सब कुछ किया फ्रॉम द स्क्रैच एंड आप कस्टमर को सेल कर रहे हो जिसका जो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेल। यानी डायरेक्ट मेल करना, फिजिकल लोकेशन पे जाके ट्रेड शोज में आप अपना काम कर रहे हो, तो बेसिकली जो यहाँ पे सेल होती है वो बिजनेस टू बिजनेस आप कर सकते हो या बिजनेस टू से कस्टमर आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। एंड इसके अंदर जब मैं बात करता हूँ कि एक चैनल स्ट्रेटेजी भी होती है एंड एक होता है ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। इसको थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द चैनल स्ट्रेटेजी, तो जब हम ओमनी चैनल चैनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो चैनल स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि आप यूज कर रहे हैं किनको, इंटरमीडिएटरीज को आप यूज कर रहे हैं, सच एज होलसेलर, रिटेलर, इसे फ्रेंचाइजीज के थ्रू आप सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ किसी जो स्टोर एजेंट्स होते हैं, जो मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने मेरी एजेंसी ले रखी है, वो एजेंट आगे किसी रिटेलर को सप्लाई करते हैं, देन द रिटेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो ये एक चैनल जो फॉलो हो रहा है, अब डायरेक्ट कस्टमर से लिंक नहीं है। सो इस चैनल को हम बोलते हैं चैनल स्ट्रेटेजी, द थ्रू द मीडियम विच यू आर ट्राइंग टू रेंडर द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर फॉर their satisfaction इज थ्रू द ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं। एंड देन वी आर लुकिंग एट द ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर लिंकिंग है, मतलब इट इंक्लूड्स बोथ, यानी आपके यहाँ पे डिजिटल का भी यूज करते हैं एंड फिजिकल चैनल का भी आप यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेजोन का हम केस लेंगे, यहाँ पे डिजिटल एंड फिजिकल चैनल का अगर आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज इंटरनेट सेल्स विद डिलीवरी एट अ फिजिकल लोकेशन। आप फिजिकल लोकेशन तक गोइंग टू प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, सर्विसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, गुड्स को, वो आप फिजिकल चैनल के थ्रू कर रहे हैं बट थ्रू अ डिजिटल मीडियम एज वेल। यहाँ पे आपका दोनों चीजें हो रही है, ओमनी चैनल हो गया, यानी कि इट इंक्लूड्स बहुत सारे एजेंट्स आएंगे बीच में, प्लस डिजिटल जब हम बोलते हैं कि इट इंक्लूड्स द डिजिटल चैनल एज वेल, तो उसको हम बोलते हैं ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। अगर मैं इसका एक ग्राफ, अगर हम ग्राफ इसका कंसिडर करना चाहेंगे एक बार, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। लेट मी जस्ट जूम इन थोड़ा बहुत। यस। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल चैनल स्ट्रेटजी, अब एक बार ये भी समझने वाले कि ट्रेडिशनल चैनल स्ट्रेटजी क्या होती है। सो ट्रेडिशनल चैनल स्ट्रेटजी होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है एंड इसने एक फिनिश गुड अपना प्रोडक्ट अपना बनाया। एंड नाउ वो जो फिनिश गुड या जो भी इसने प्रोडक्ट अपना बनाया है, इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जो इसने प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस किया है, अब वो होलसेलर के पास जाएगा, देन होलसेलर विल बी सेलिंग दिस गुड्स टू द रिटेलर एंड देन एट द एंड रिटेलर इज सेलिंग दिस गुड्स टू द एंड कस्टमर। सो यहाँ पे एक चैनल फॉलो हो रहा है, होलसेलर से, मतलब होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, होलसेलर से लेके जो हमारा रिटेलर है उसके पास, एंड रिटेलर से लेके कस्टमर के पास। सो दिस इज बेसिकली प्रॉपर चैनल जो एक फॉलो किया जा रहा है। सो दिस इज नोन एज अ ट्रेडिशनल channel strategy. This is known as a traditional channel strategy. Now when I'm talking about the direct sales में क्या होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज की, जो आपने बनाया है, जो भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, वो डायरेक्टली आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। देयर इज नो होल्डर, देयर इज नो रिटेलर, कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं है। सो दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट सेल स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर? एंड ये थोड़े से ग्राफ्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें, एंड मैं जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा उसी हिसाब से मैं ग्राफ्स को डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। करेक्ट? नाउ बैक टू द स्पार्ट ट्रेनिंग। सो हमने देख लिया कि कैसे मैं अपने देने वाला डायरेक्ट सेल, हमारी चैनल स्ट्रेटेजी है ना, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी एक अलग तरीके से टॉपिक है कि व्हाई व्हाई बायर्स विल पे, या व्हाट बायर्स विल पे दैट प्राइस कंसिडर कंपटीशन इन द मार्केट। सो बेसिकली when I talk about the pricing strategy, तो आपको pricing भी सोच रखनी पड़ेगी, and whatever the price that you are setting for this particular product that you are about to sell to the customer, आपको उस price के लिए सोचना पड़ेगा कि why the customer will pay that particular price, why the customer will pay that particular X amount। क्यों देगा आपको, क्या? क्योंकि कंपटीशन मार्केट में अच्छा खासा है। अगर आप कंपटीशन में थोड़ा सा भी अगर ऊपर जा रहे हैं, तो why you are going up। आप अगर अप जाना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या किया है आपके प्रोडक्ट ने
जिसके बेसिस पे आप अप जा सकते हो। ऐसा क्या किया आपके प्रोडक्ट ने, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपके बिज़नेस मॉडल को पता होनी चाहिए। तो दीज़ आर द थिंग्स जो हम बिज़नेस मॉडल में करते हैं। शुड डू द फॉलोइंग। आपका बिज़नेस मॉडल क्या-क्या करेगा आपके लिए, पोटेंशियल कस्टमर देगा, लाइक हू आर द कस्टमर्स, कौन-कौन कस्टमर है, हाउ आई विल बी टारगेटिंग देम, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट जो हम उसको देने वाले हैं एग्ज़ैक्टली, एंड वेयर हम उसको कैसे तरीके से देने वाले हैं, एंड व्हाट इज़ द प्राइस, हाउ मच विल बी चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर। Is that clear? Done. Now moving to point number 2. Now what I'm talking about the pricing strategy. जब हमने ऊपर बात की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की, दिमाग घूमा कि प्राइसिंग जब मैं बात करता हूँ, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बात करता हूँ, तो मुझे प्राइस सेट करना अपना में पॉइंट मस्ट पॉइंट है कि आप प्राइस क्या सेट करोगे बेसिकली। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड टाइम टू टाइम। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी सेलिंग अन डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी आपका प्रोडक्ट सिमिलर है। अगर हम रिलैक्सो की चप्पल की बात करते हैं, तो चप्पल सबकी जो डेली रूटीन में पहनने वाली चप्पल होती है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आप रिलैक्सो की खरीदो या किसी और प्रोडक्ट की खरीदो। तो अगर आप अन डिफरेंट प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सबका सेम ही है, तो यू आर अ कमोडिटी प्रोड्यूसर। आप कुछ एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो जो हमें बोल सकूँ कि नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग इन द मार्केट। This is known as a commodity producers, मैं आपको बोलूंगा, and you are the price taker. You are not the one who is making the market, या who is able to get the benefits of the price premium, I would say. So आप price taker ही हो, आप जो सब लोग चार्ज कर रहे हैं वही आप चार्ज कर रहे हैं, you are not doing something special, something extra. Now लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आप differentiated product आप सेल करते हैं मार्केट में, या फिर आपके जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, there are only the few competitors in the market, would say कि आप you are the one who can enjoy the price premium, क्योंकि आप मार्केट से कुछ हटके दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ दे रहे हैं कि जो लोग दूसरे लोग नहीं दे पा रहे इतने अच्छे से, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है प्राइस प्रीमियम चार्ज करने का। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि आपको पता चल गया कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। हम बात करते हैं कि आप प्राइस टेकर भी हो सकते हो, या फिर आपके पास इतनी पावर हो सकती है कि आप एक प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। बट अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्राइस कर रहे हो अपना, तो अगर आप जब अपना प्राइस करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जो प्राइस चार्ज करना चाह रहे हो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, इसको भी देखते हैं। 1 मिनट। डन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम जब बात करते हैं सेटिंग द डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कस्टमर और आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप कभी भी, अगर आप किसी भी चीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल अमेज़न या कोई भी कस्टमर हो गया, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे, तो क्या आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल अ नोटबुक जो 10 रुपीज़ पर नोटबुक है, तो अगर आप नोटबुक सेल करना चाहते हैं, तो क्या हर किसी को 10 रुपीज़ पर नोटबुक ही सेल करेंगे? नहीं। इफ देयर इज अ समवन अ चाइल्ड जो आपके शॉप पे आया एंड आस्किंग फॉर ओनली द वन नोटबुक, तो आप 10 रुपीज चार्ज करेंगे। एंड वहीं पर एक सप्लायर आपके पास आया है जो आपसे परचेज करना चाहता है 1000 कॉपीज ऑफ नोटबुक, 1000 नोटबुक परचेज करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू वोंट बी चार्जिंग 10 रुपीज पर नोटबुक, आप अपना प्राइस कम करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बोल सकता हूँ इस चीज को, कि कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द सिनेरियो, आपका प्राइस चेंज होता है। सो डिफरेंट प्राइस एट फॉर कस्टमर या आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ है। नंबर वन पॉइंट बात करते हैं टायर्ड ग्रुपिंग, टायर्ड प्राइसिंग, सॉरी। सो जब टायर्ड प्राइसिंग की बात करते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ परचेजेस जो आपके यहाँ पे करा जा रहा है, अगर आपके पास कोई आपके वॉल्यूम ऑफ परचेजेस के बेसिस पे अगर आप करते हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम आप करें, आप परचेस करेगा, आप थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दोगे, थोड़ा प्राइस कम करोगे, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आएगा कंसिडरिंग द वॉल्यूम जैसे आपकी बढ़ती जाएगी। या फिर यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक बार ये नोट कर लो, जो कि प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट फीचर्स के बेसिस पे भी, अगर प्रोडक्ट फीचर्स के बेसिस से भी आपका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो भी वो टायर प्राइसिंग के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कार जो पेट्रोल वेरिएंट में भी आती है, डीजल वेरिएंट में भी आती है, या ईवी वेरिएंट में भी आती है। सो डिफरेंट फीचर्स अगर प्रोडक्ट के हैं, सो डिफरेंट प्राइसिंग होगी, उसे भी मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही कंसीडर करूंगा, और वो भी टायर प्राइसिंग का ही पार्ट है। तो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग एंड द प्रोडक्ट फीचर्स, उसको हम बोलते हैं टायर्ड pricing. Then moving forward, there's a dynamic pricing that is depend upon the time of the day or week. For example, if you are booking a flight ticket, अगर आप ऑलरेडी अभी 2-3 मंथ्स पहले ही अपनी एक फ्लाइट टिकट बुक कर लोगे, तो आई वुड से कि आपको थोड़ी चीपर मिलेगी। और अगर आप लास्ट मोमेंट लाइक आपको विद इन 2-3 डेज या 7 डेज पहले ही आपको आप बुक करने बैठे हो, तो आपको कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा हायर साइड मिलेगी। फ्लाइट वही है, सीट्स वही है, कोई फर्क नहीं है। इट जस्ट दैट इट्स पार्ट ऑफ द डायनेमिक प्राइसिंग की डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टाइम ऑफ द डे और वीक पे आपके प्राइसेस डिफर कर सकते हैं। And then we talk about the value based pricing. So particular, what is the value that you are offering to the customer?
So what is the value that is being received, यहाँ पे mention नहीं है, that is what is the value that is being received by customer. आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं कस्टमर को, उस प्रोडक्ट से क्या वैल्यू रिसीव हो रही है, उसके अंदर आप यहाँ पे एस्टिमेट भी करते हैं, एस्टिमेटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्लीज इग्नोर माय हैंड राइटिंग इस टाइम पे. इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी. तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में ये बोलता हूँ कि वट एवर द वैल्यू, ऐसा प्रोडक्ट की जो आप रेंडर कर रहे हैं कस्टमर को, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी नजरों में उस चीज की वैल्यू क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए आप एक वैल्यू सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ड्रग. ड्रग इन द सेंस कोई एक मेडिसिन है जो एक पर्टिकुलर डिसीज की प्रिवेंशन करती है, एज अ प्रिकॉशन हम ले रहे हैं. अगर वो मेडिसिन नहीं लोगे तो वो डिसीज अगर आपको होगा तो आपकी मेडिकेशन कॉस्ट भी जा सकती थी, आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर आप वो मेडिसिन लेंगे तो वो जो कॉस्ट हो सकती थी आपकी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, अगर आपने जो ले ली दवाई अगर आप नहीं लेते तो आपकी पर एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट हो सकती थी. कंसिडरिंग दैट कॉस्ट, कंसिडरिंग द वैल्यू दैट यू हैव ऑफर्ड टू द कस्टमर, उसके बेसिस पे जब प्राइस सेट होता है उसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. Moving next is the auction pricing. Auction pricing is, as a name suggests, auction pricing is like kind of a bidding pricing. जो भी आप bid के time पे जो pricing set होती है उसे बोलते हैं auction pricing. So this is the part, these are the four types. जो price discrimination का part है, one is a tiered pricing जो कि volume of purchases या फिर product के I would say प्रोडक्ट के फीचर्स पे डिपेंड करती है टायर प्राइसिंग. देन वी कम टू द डायनेमिक प्राइसिंग. डायनेमिक प्राइसिंग बात करता है कि टाइम ऑफ द डे या वीक डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. अगर फ्लाइट की टिकट आप पहले कराओगे, बहुत पहले करा लोगे तो सस्ता जाएगा, बाद में कराओगे तो इट विल बी द ऑन द हायर साइड. Third one is a value based pricing. Value based pricing, when we talk about the value based pricing, so it's a value that has been received by the customer from us, from the product that we have offered. उसके बेसिस पे जो कंपनी है that will also consider the opportunity cost as well. Then the fourth one is the auction pricing, जिसके अंदर हम bidding price, as the name suggests, bidding का ही जो पार्ट होता है वो है auction pricing. अभी एक प्राइसिंग मॉडल की भी बात करते हैं कि किस किस तरीके से आप अपने प्राइसिंग के मॉडल को सेट करते हैं. तो इट्स बेसिकली अ पार्ट जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो तब ये हमारे जो मॉडल्स हैं तब यूज होंगे. सो नंबर वन इज अ बंडलिंग. बंडलिंग क्या होता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल कर रहे होते हैं, एंड मे बी अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी. फॉर एग्जांपल जब हम मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो उसके साथ चार्जर भी मिल जाएगा, ईयरफोन्स भी मिल जाएँगे, ये सब चीज़ें हो गई. या फिर एक तरीके का मल्टीपल प्रोडक्ट ही सेल करते हैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स. या फिर अगर हम बात करें फर्निश्ड फ्लैट की, तो उसके बाद आपके पास सारी फर्निशिंग्स अवेलेबल होंगी. सो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है. अगर आप अलग-अलग देने जाते हो तो लोग ना भी खरीदें शायद, तो यू जस्ट ऑफर इट एज़ अ बंडल एंड इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन के केस में अगर हम बात करें तो आपके पास चार्जर एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग अलोंग विद दैट. देन वी टॉक अबाउट द रेजर्स एंड द ब्लेड्स. इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है रेजर एंड ब्लेड्स के अंदर, कि आपका जो एक प्रोडक्ट होता है वो काफी चीप होता है, जो बेस प्रोडक्ट है, एंड उसके बाद जो उसको प्रोडक्ट को रनिंग करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो ऑन द हायर साइड होती है. अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ तो प्रिंटर आपका आई वुड से कि इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द रीसेंट प्रिंटर जो आपको होम अपने होम पर्पस के लिए चाहिए, वो आई वुड से कि 5 to 6K के अंदर आ जाएगा. अगर आप कलर के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत ऑन द हायर साइड और 7 to 8 मैक्सिमम तक आपके पास एक एचपी का डिसेंट प्रिंटर यू विल बी एबल टू गेट. बट 7 to 8,000 तक का ठीक है, बट वट एवर द कार्टेज जो आपको चाहिए ऑन मंथ एंड वन बेसिस या अकॉर्डिंग टू द यूज, वो ऑन द हायर कॉस्ट आएगी, ऑन द हायर साइड आएगी. एंड यू विल रियलाइज कि जितनी कार्टेज की आपने कॉस्ट बियर की है वो ऑलरेडी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रिंटर जितना आपने परचेज किया है. ये होता है, एक्चुअली में ये होता है. सो वट एवर द सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट फॉर अ रिलेटिवली लो प्राइस, लो मार्जिन पे होता है, वट एवर यू आर मेकिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ द कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हाई मार्जिन पे जाएगा, जो कि आप बार-बार खरीदोगे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए. अगर मैं रेज़र की बात करूँ, फॉर एग्जांपल जिलेट का एक ब्लेड आता है, जो कि ओवरऑल पैकेज आई थिंक 2025 में आता है. तो यू विल गेट अ फुल ब्लेड, मतलब एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको होल्ड करने के लिए है, एंड जो ब्लेड होते हैं वो. अगर आप ब्लेड को अलग से परचेज़ करेंगे तो उसकी इटसेल्फ कॉस्ट ₹10 है. आपका टोटल प्रोडक्ट 20 का है, बट ब्लेड की कॉस्ट ₹2 है, ₹10 है. तो अगर आप 2-3 बार भी खरीद लेंगे ब्लेड्स को तो ₹30-40 आप वैसे ही स्पेंड कर रहे हैं खाली उस प्रोडक्ट को रन करने के लिए, करेक्ट? सो व्हाटएवर जो आपका इक्विपमेंट है, जो पीस ऑफ इक्विपमेंट है, वो कम प्राइस पे है, वहाँ पे मार्जिन आपका है नहीं, ना के बराबर है ही नहीं मैं बोलूँगा. एंड आप प्रॉफिट आप यू कंज्यूम कर आप अर्न कर रहे हो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, रनिंग कार्ट्रिजेस एंड ज्वेलरी सब एग्जांपल जस्ट नाउ. उसके बाद हम आगे बात करते हैं एड ऑन प्राइसिंग के बारे में. सो एड ऑन प्राइसिंग क्या होती है, इसके अंदर आपके ऑप्शंस मिलते हैं, आपको एड ऑन्स मिलते हैं विद द हाई मार्जिन्स आर एडेड टू द प्रोडक्ट आफ्टर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट. वंस यू गेट द प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं.
करेक्ट। आपने कार परचेज करी, कार परचेज करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास एक इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है, आप ये एसेसरीज लगवा लीजिए, ये आपको सस्ती पड़ जाएंगी, मतलब एक डिफरेंट ऑप्शन जो आपको बोलते हैं कि आप एज एन एड ऑन फीचर आप ऐड करा सकते हैं। बट जो वो प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं एज एन एड ऑन कराने के लिए, दे आर ऑलरेडी ऑफ्टर दी ऑन द हायर मार्जिन पे वो ऐड की आपको ऑफर किए जाते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एड ऑन प्राइसिंग। सो अब तक 3 फीचर्स कौन-कौन से थे? सो नंबर 1 टॉक्स अबाउट द बंडलिंग, जिसके अंदर एक बंडल करके आप एक कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड एक फुल बकेट आप एक ऑफर कर रहे हैं एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस पे, जो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। लास्ट सेकंड वन बात करते हैं रीजनेबल रेट्स के बारे में, जिसके अंदर जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो कि इक्विपमेंट है, वो ऑन अ लोअर साइड होता है, लोअर मार्जिन पे होता है। एंड वट एवर द प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल है, जिसको आप रनिंग टू रनिंग डे टू डे बेसिस आप यूज करके आपको रिप्लेस करके नया लाना ही पड़ेगा अगर आपको वो इक्विपमेंट यूज करना है, वो ऑन द हायर मार्जिन पे होता है। एंड एड ऑन प्राइसिंग में क्या होता है कि आपको जब एक इनिशियल आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं एज एन एसेसरीज या फिर एज एन ऑप्शन, एज एन एड ऑन, वो हायर मार्जिन पे होते हैं, सो बोलते हैं एड ऑन प्राइसिंग। Now moving forward, अगर अगर मैं if I just talk about the other pricing models, so what are the different other pricing models, जिसके अंदर है penetration pricing। penetration pricing के अंदर क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अगर मैं जियो की बात करूं तो दैट फॉल्स अंडर अंडर द पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जो जियो ने क्या इनिशियल मंथ्स में या फिर फॉर ईयर और सो, उन्होंने जो प्रोडक्ट के प्लान्स जो थे वो या तो फ्री थे, लाइक 4 6 मंथ्स और सो उन्होंने बोला कि आपको ट्रायल रन पे है 4G, यू आर द वन जो आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज करो, कॉलिंग फीचर दिया, नेट दिया, फुल डे अनलिमिटेड, एवरीवन यूजिंग, एक तरीके से एक आदत लगा दी। एंड देन ग्रेजुअली एक मार्केट में जो है उन्होंने वो कैप्चर कर लिया अपना अच्छा खासा मार्केट, एक अपनी होल्डिंग बना ली मार्केट के अंदर बेसिकली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑफर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, दे ऑफर द प्रोडक्ट एट लो मार्जिन या फिर इवन एट लॉस पे भी वो करने के लिए रेडी हैं फॉर अ पीरियड टू ग्रॉस द मार्केट शेयर, टू ग्रो द मार्केट शेयर बेसिकली। एंड दैट्स व्हाट द रिलायंस जियो डिड। अगर आप प्लान अब आप चेक ना, तो एयरटेल के ही जितने कॉस्ट आपको पड़ रही है प्लान की, उतनी ही जियो की पड़ेगी, लगभग आई वुड से मुश्किल से 2 और 5 रुपीज का डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एंड समटाइम्स द डिफरेंस इज ऐसा कि आप अच्छे से कंपेयर भी नहीं कर सकते, मतलब वो फीचर्स ऐसे करते हैं कि आपको यू कांट बी सो कैलकुलेटिव ओवर एकदम ऑन द अपफ्रंट, आप देख के नहीं बता सकते कि विच वन इज चीपर विच वन इज द कॉस्टलियर साइड, इतना नहीं होता है। सो इनिशियली जियो ने क्या किया, जियो ने सस्ता दिया सामान एंड दे ग्रो their मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चर किया एंड इनिशियली दे स्टार्टेड चार्जिंग अपना जो अमाउंट उन्होंने चार्ज करना था। देन वी टॉक अबाउट द फ्रीमियम प्राइसिंग। फ्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आप एक प्रोडक्ट ऑफर करते हो जो कि जिसकी फंक्शनैलिटी एट नो कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप गेम्स भी परचेज करते हो, गेम्स आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट डाउन करते हो तो यू आर एबल टू प्ले आराम से करो, बट टू अनलॉक सर्टेन फंक्शनैलिटीज या टू एट अ फीस आपको लगती है, जैसे वीडियो गेम्स हो गया। आई वुड से कि अगर वीडियो गेम्स की बात नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो आप यूज करते हैं, एग्जाम्पल कैनवास हो गया, आप कोई पोस्टर बनाना है एवरीथिंग, वो एक सर्टेन चीजें आप यूज कर सकते हो, फंक्शनैलिटी कुछ प्रोवाइडेड है नो कॉस्ट पे, बट अगर आपको डिफरेंट फीचर्स यूज करना है तो यू हैव टू बाय द प्रो वर्जन, राइट। प्रो वर्जन आप यूज करोगे, बाय करोगे, तब भी आप उन फंक्शनैलिटीज एक्स अमाउंट ऑफ पर्स, मतलब जो कुछ चीजें हैं वो उन्होंने एज अ प्रीमियम रखी हुई है कि आप पे कॉस्ट करो तभी आप देंगे, तो जिस उन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग आपने पहले आदत लगा दी, आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो, कुछ चीजें फ्री देके कि आप ये यूज कर सकते हो, बट आप फिर कुछ चीजों के लिए आप पैसे चार्ज कर रहे हो जो हिडन है काइंड ऑफ थिंग। देन वी टॉक अबाउट द हिडन प्राइसिंग। हिडन प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन कंटेंट आप देखते हो वो फ्री हो सकता है बट जनरेट रेवेन्यू थ्रू एड्स। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब करते हो, यू कैन एक्सेस एनी लेक्चर्स या कोई भी चीज आप कुछ भी देखते हो यूट्यूब पे, तो आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो भी एड्स आपके पास आते हैं बीच में जो रन होते हैं, वो उनके लिए जो बट यूट्यूब है वो चार्ज करती है मनी बेसिकली, तो वहां से वो जनरेट करिए रिवेन्यू, आपके से रेज नहीं कर पा रही, बट ऐसा नहीं कि उसका मॉडल में रिवेन्यू ही नहीं है, दे आर एबल टू जनरेट द रिवेन्यू, दे आर एबल टू जनरेट द रेवेन्यू। या फिर अगर मैं बात करता हूँ कि आप इंटरनेट सर्चिंग करते हो, सर्फिंग करते हो, फ्री बेसिस पे हो रही है, बट जो भी डेटा वो हमारा कोलेक्ट करते हैं वो आगे वो सेल होता है, एग्जैक्टली वो सेल होता है एंड वहां से वो अर्न करते हैं अपना रेवेन्यू। अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू आउटराइट परचेज। अगर मैं डायरेक्ट परचेज ना करूँ कोई भी आइटम, तो क्या मेरे पास डिफरेंट कुछ ऑप्शंस हैं? मैंने कहा हाँ, सब्सक्रिप्शन करा लो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आजकल है। आप एक मंथली चार्जेस पे करो एक्सेस करने के लिए, यू आर एबल टू आप कर सकते हो, ऑप्शन परचेज कर लो, सब्सक्रिप्शन मॉडल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी टॉक अबाउट द लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के मॉडल पे भी जा सकते हो कि आप लाइसेंस पे ले लो, कुछ टाइम के लिए यूज करो, देन खत्म कर दो जब आपको नहीं चाहिए। तो लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है अगर आपको डायरेक्टली परचेज नहीं करना तो। इज दैट ओके? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में एंड वैल्यू चेन के बारे में।
तो वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या बोलता है? वैल्यू प्रोपोज़िशन बोलता है कि जो कस्टमर है, जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं आप कस्टमर को, वो उसको किस तरीके से ले रहा है। लाइक हाउ द कस्टमर वैल्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज़ कंपेयर टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड देयर प्राइसेस। तो आपका जो कस्टमर है, जो व्हाटएवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो उसको किस तरीके से वैल्यू करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एज़ कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड प्राइसेस। तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या हटके है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी क्या हटके है, जो वो आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करे, जो सामने वाले के प्रोडक्ट में, सामने वाले के प्राइसेस में नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट, बेसिकली टू द कस्टमर, राइट। एंड वैल्यू चेन यानी आप ऐसा क्या कर रहे हो, हाउ द फर्म एग्जीक्यूट इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जो आपका प्राइस, जो आपका ऑफर आप कर रहे हो, वो ऐसा हटके क्या करने हो आप, उसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑफर डाल रहे हो, वो बताओ आप। सो वैल्यू चेन इज लाइक हाउ द फर्म इज एग्जीक्यूट वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कस्टमर को, अगर आप कस्टमर को सोचते हो कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को हटके देखे, कस्टमर हमारे प्राइसेस को हटके देखे एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट और प्राइसेस, बट आप उसको कैसा करना चाह रहे हो, दैट इज योर कॉल। वो हमारी चेन, वैल्यू चेन यानी मेरे ऊपर आ रहा है, कॉम्पिटिटर के फर्म के ऊपर आ रहा है, राइट। वैल्यू चेन में फर्म के ऊपर आ रहा है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए। वैल्यू प्रोपोजिशन यानी फर्म, जो कस्टमर है वो ऐसा क्या देख रही है आपके प्रोडक्ट में, जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट और प्राइसेस में नहीं है। अभी अगर मैं बात करता हूँ कि वैल्यू चेन का, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या करना चाह रहे हो, तो वैल्यू चेन अगर मुझे एनालाइज करना है, तो मैं माइकल पोर्टल के 5 एक्टिविटीज चेक करूंगा। उसकी इनबाउंड लॉजिस्टिक कैसा है आपका, ऑपरेशंस कैसे हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कैसा है, मार्केटिंग कैसी है, सेल्स एंड सर्विस कैसी। ये इतना डिटेल में नहीं है, बट एक बार जैसे देख लो कि आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक, आपके पास परचेजिंग कैसे आती है, परचेज किस तरीके से करते हो, आपके पास जब ऑर्डर आता है तभी आप परचेज करते हो, या फिर आप ऑलरेडी आप बल्क में परचेज करके रखते हो, कैसे आप अपने ऑपरेशंस को अपने ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आप कैसे मेंटेन करते हो, कस्टमर के पास ऑन टाइम डिलीवरी होती है कि नहीं होती। एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अमेजोन की वन डे डिलीवरी या जो भी एंसो होती है, वो फटाफट उसी दिन भी डिलीवरी हो जाती है। कि आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कैसी है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, आप अपने मार्केट कैसे प्रोडक्ट को मार्केट कर पा रहे हो, क्या एक छाप छोड़ पा रहे हो अपने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, व्हाट इज द सेल एंड सर्विस, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हो, एंड आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो ये सब चीजें मैं चेक करूंगा, और मुझे वैल्यू एनालिसिस चेक करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस मुझे करना है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में क्यों करूंगा, जस्ट टू चेक कि आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग टू गेट वैल्यू प्रोपोजिशन एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। अभी इसके लिए एक चार्ट है, वो एक बार ये देखना जरूरी है। आई नो कि थोड़ा बहुत लंबी जा सकती है वीडियो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ताकि इधर उधर ना जाना पड़े, कभी आप दूसरे अलग अलग बुक्स में ना देख सको, आप खाली एक वीडियो सुनो यहाँ पे ये, एंड आप सब चीजें रिवाइज कर पाओ। तो दिस इज जस्ट द टारगेट जो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको इतना बेनिफिट तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना बेनिफिट होना ही चाहिए, या इतना बेनिफिट आप मेरे से भी एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे भागना ना पड़े। इफ आई जस्ट लिसन टू योर वीडियो देन आई एम डन एंड आई एम रेडी टू डू द क्वेश्चंस, तो ये मुझे चाहिए अपनी वीडियो से। अभी तो ये वैल्यू की जब मैं बात करता हूँ, तो दिस इज द वैल्यू मॉडल एंड दिस इज द चैनल स्ट्रेटेजी। एक बार ये फटाफट देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वैल्यू चेन कंपोनेंट्स क्या हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द वैल्यू चेन कंपोनेंट्स, तो प्राइमरी एक्टिविटीज मैंने चेक कर ली कि आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कैसे है, मैं ये चेक करा, आपके ऑपरेशंस कैसे हैं, आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस कैसी है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आई विल कंसिडर अगर मैं वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहा हूँ कि व्हाट यू आर डूइंग टू अपने वैल्यू चेन को अच्छा करने के लिए। So these are known as the primary activities. These are known as the primary activities. इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाद आई होप सब दिख रहा है, राइट। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। अभी सब सही है। तो मैंने बोला कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की हम बात करेंगे, ये चेक करूंगा मैं, ऑपरेशंस की बात करूंगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की, मार्केटिंग एंड सेल की, सर्विस की। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सब चीजों को सपोर्ट करेगी, प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज उनको इसके अंदर क्या कहते हैं, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज कैसा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसा है, एंड प्रोक्योरमेंट कैसा है, प्रोडक्ट कितना अच्छा परचेज कर पा रहे हैं, क्या बार्गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपके पास बार्गेनिंग पावर है कि नहीं है। तो फर्म का इंफ्रा कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, लेबर आपके बेसिकली कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है, कितनी एडवांस आप जा सकते हो, प्रोक्योरमेंट आपका कैसा है। तो दीज आर द एक्टिविटीज जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटीज को। और अगर आपके पास ये सब चीजें अच्छी हैं, आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज अच्छी हैं, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज अच्छी हैं, तो आपके पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, आप मार्जिन अर्न करोगे। होता है ना अक्षर मतलब पैसा ही पैसा वाला, वो चीज हो जाएगी आपके साथ, अगर आपका वैल्यू चेन एनालिसिस अगर हम देख रहे हो वो अच्छी निकलती है तो।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिज़नेस मॉडल के बारे में। एक तरीके से 2 बिज़नेस मॉडल होते हैं हमारे पास जो बेसिकली हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सेकंड वन इज़ द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स और एक और है, यस 3 है, वैल्यू एडेड रीसेलर्स। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स या प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली अगर आप पतंजलि देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चर्ड बाय समथिंग एल्स होता है, मार्केटेड बाय समथिंग एल्स होता है। तो अगर हम मैन्युफैक्चर बाय करें तो जो मैन्युफैक्चर करता है उनको जो उस सिनेरियो में करते हैं उनको हम बोलते हैं कि दे आर द प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को दूसरों के लिए ताकि वो मार्केट्स कर सके अपने उनके ब्रांड नेम पे। यानी कि पतंजलि के अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं कोई और, मार्केटिंग पतंजलि के नेम से हो रहा है। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। देन वी टॉक अबाउट द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर जो कंपनी है वो अपना ब्रांड यूज करने देती है सामने वाली कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पे एक फी के बेसिस पे। यानी ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बेसिकली होता है। लाइसेंस यानी आप लाइसेंस दे रहे हो कि हाँ भाई मेरा कंपनी का नाम यूज कर लो, आपको बेनिफिट कराना है, आप मेरी कंपनी का नाम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी कंपनी का नाम यूज कर सकते हैं विद अ फी। करेक्ट। वैल्यू एडेड रीसेलर्स क्या होते हैं, जो कि ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज कुछ ऐसी लाइक इंस्टॉलेशन सर्विसेज, कस्टमाइजेशन सर्विसेज सर्विसेज या फिर सपोर्ट, कुछ ऐसी सर्विस जिनसे आपकी क्या हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है उन सर्विसेज से। सो वो होते हैं वैल्यू एडेड रीसेलर्स होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द नेटवर्क इफेक्ट्स। ये एक अच्छा पॉइंट है, नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है इसको समझना जरूरी है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्राउड सोर्सिंग के बारे में। हाँ जी। तो नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं कि जो वैल्यू है नेटवर्क की, जो नेटवर्क की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी एज इट्स यूजर बेस इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टाग्राम, लेट्स सपोज सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर उस प्रोडक्ट पे, उस पर्टिकुलर ऐप पे यूजर्स ही नहीं है, उसका यूजर बेस जो है बहुत कम है, तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं करेगा उसका यूज करने का। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप का, अगर हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे जब तक ये अभी व्हाट्सएप के डिफरेंट जो चैनल्स अभी इंट्रोड्यूस हुए, राइट, उसके अंदर क्या होता है कि अब चैनल्स पे भी सेलिब्रिटीज हैं, अलग अलग लोग अपने चैनल बना के ओपन कर रहे हैं, अब व्हाट्सएप पे भी चैनल हो गए, राइट। अब व्हाट्सएप का जो यूजर बेस है वो बहुत इंक्रीज हो गया। ऑलरेडी व्हाट्सएप वैसे ही पॉपुलर था, बट लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली व्हाट्सएप पे जो इतने लोग नहीं थे अभी, बट चैनल के इंट्रोडक्शन से उसका यूजर बेस बढ़ा है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क की वैल्यू भी बढ़ गई है, करेक्ट। तो अगर आपका यूजर बेस बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू ऑफ नेटवर्क भी इंक्रीज होगी। बेसिकली ये एक एजेंडा है। एंड इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं अलग से देख बता रहा हूँ, आप वो ध्यान से सुनो। तो जो वैल्यू नेटवर्क है, मैं क्या बोला कि जैसे जैसे नेटवर्क की वैल्यू बढ़ेगी अगर आपका यूजर बेस इंक्रीज होता चला जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड वन हम ये बोलते हैं, इसके अंदर 2 तरीके से नेटवर्क सोर्सिंग होती है। एक होती है वन साइडेड नेटवर्क्स। क्या होता है, मैंने बोला मैंने वन साइड नेटवर्क्स। एक होता है टू साइडेड या फिर मल्टी साइडेड नेटवर्क। तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर 2 तरीके से नेटवर्क होते हैं, वन साइडेड नेटवर्क, टू साइडेड नेटवर्क। वन साइडेड नेटवर्क या टू साइडेड नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली वन साइडेड नेटवर्क इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर हम फोन पे की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप एक, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, आप भी एक नॉर्मल पर्सन हो, करेक्ट। आप एक नॉर्मल, खाली हम आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए मनी, जो भी एग्जांपल मैं खाली उसके लिए यूज करता हूँ, उसके अंदर मेरे को किसी और की जरूरत नहीं है। या फिर मैं खाली, अगर मैं खुद अकेला भी हूँ तो मैं पैसा निकाल सकता हूँ या पैसे उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो दिस इज बेसिकली अ सिंगल यूजर। अगर खाली वन टाइप ऑफ यूजर चाहिए दैट इज वैल्यूएबल टू अदर यूजर, ओनली वन टाइप ऑफ यूजर इज वैल्यूएबल टू अदर टाइप ऑफ यूजर। यानी आपके लिए खाली मेरे, आपको मेरी जरूरत है, मुझे खाली आपकी जरूरत है। अगर मैं फोन पे हूँ, मुझे फोन पे यूज करना है, मुझे फोन पे यूज करना है, तो उसके अंदर आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। और किसी की जरूरत किसी को नहीं है। खाली आप मुझे डिपॉजिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, आपको मुझे, मेरे आपको मेरी, मेरे को आपकी जरूरत है। खाली एक यूजर को दूसरे यूजर की जरूरत है, दैट्स इट। ओनली वन टाइप ऑफ यूजर दैट इज वैल्यूएबल टू अदर यूजर। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर से बोलते हैं, पीयर टू पीयर पेमेंट, दैट इज वन साइडेड नेटवर्क से हम बोलते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द टू साइडेड नेटवर्क, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो, उबर भी इन्वॉल्व है, ड्राइवर्स भी इन्वॉल्व है, या फिर अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, जोमेटो जो भी बोलते हैं, जोमेटो जोमेटो वट एवर इट इज, उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग डिवाइडेड हैं। जोमेटो जो एक ऐप बेस्ड हो गया, एक आप हो गए जिसको भूख लग रही है, एक हमारे पास रेस्टोरेंट हो गया जो प्रोडक्ट देने के लिए रेडी है, और एक हो गया डिलीवरी बॉय।
तो एक इंसान को 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो टू साइडेड हो गया ना, मल्टी साइडेड हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है, उसे बोलते हैं मल्टी साइडेड नेटवर्क या टू साइडेड नेटवर्क। तो आपको आपको खाने वाले को, जिसको आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही होगी अभी भी, बट शांति से बैठ के वीडियो सुनो। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको रेस्टोरेंट वाला भी चाहिए जो ज़ोमैटो पे आके अपनी ओपन हो जिसका स्टोर, प्लस एक डिलीवरी बॉय भी चाहिए जो आपको प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा सके। तो एक बंदे को खाली एक की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोगों की ज़रूरत है, 2-3 यूज़र्स की ज़रूरत है। उसे हम बोलते हैं टू साइडेड नेटवर्क या मल्टी साइडेड नेटवर्क। इसका एक बार ना फटाफट से मुझे चार्ट कराना है, वो भी मैं करा देता हूँ। यस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया, यू आर अ कंज्यूमर, राइट? आप एक कंज्यूमर है जिसको भूख लग रही थी अभी। एक रेस्टोरेंट है, आपको चाहिए कि रेस्टोरेंट भी होना चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए, डिलीवरी बॉय। व्हाट विल बी डन हियर इज, जो कंज्यूमर है दैट विल बी मेकिंग द पेमेंट टू द ऑन द ज़ोमैटो ऐप। आप इसने आपने पेमेंट करी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपका काम खत्म। अब ज़ोमैटो वाला क्या करेगा, वो अपना ऑर्डर जो आपके उसके पास आया, वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को जिसके लिए आया है उसको ट्रांसफर करेगा और पेमेंट जो उसकी अमाउंट की है वो उसको कर देगा। एंड फूड डिलीवरी हो जाएगी, रेस्टोरेंट ड्राइवर वहाँ पे आएगा, डिलीवरी वाला, एंड विल टेक अवे करेगा वहां से फूड को, एंड वो आपको फूड दे देगा, एंड इसके बदले में वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है जोमेटो को, एंड वो पेमेंट भी जोमेटो वाला कर रहा है। सो एक बंदे को 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है, 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, उसे बोलते हैं मल्टी नेटवर्क। इट्स नॉट अ वन साइडेड नेटवर्क। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे, जितने ज्यादा ड्राइवर्स होंगे, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट होंगे, उतने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, आपका बेस बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट दैट कि अगर आपका यूजर बेस बढ़ रहा है ना, अगर आपका यूजर बेस बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, करेक्ट। अगर आपका बेस बढ़ रहा है, आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, तो आई वुड से यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। अब जो मार्जिनल कॉस्ट आती है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, क्या बोला मैंने, मार्जिनल कॉस्ट जो आती है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, वो एडिशनल रेवेन्यू से कम होनी चाहिए, वो एडिशनल रेवेन्यू से कम होनी चाहिए जो आपने जनरेट किया है वो एडिंग द यूजर। अगर आपने जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया है बाय एडिंग अ यूजर, उसकी जो रेवेन्यू की जो आपके पास आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क इफेक्ट्स। एंड उसके बाद हम बात करते हैं क्राउड सोर्सिंग के बारे में। ये भी एक अच्छी सी टर्म है, इसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द क्राउड सोर्सिंग? क्राउड सोर्सिंग इज बेसिकली मॉडल, इस ऐसे क्राउड सोर्सिंग मॉडल में क्या होता है, आपको आपके पास बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द यूजर कंट्रीब्यूशन। आपके मॉडल में आके यूजर कंट्रीब्यूट कर रहा है, फायदा आपको ही हो रहा है। ऐसा कैसा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अमेजोन पे, अमेजोन में एक रिव्यू सिस्टम है जिसके अंदर आप 4.6 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग जो देना चाहें बेसिस अपॉन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर आके रिव्यू देता है, आप नहीं डाल रहे रिव्यू, कस्टमर आके दे रहा है आपके पास रिव्यू सिस्टम में। तो आपने एक ऐसा मॉडल जनरेट कर रखा है कि जिसके अंदर आपको ही बेनिफिट हो रहा है यूजर के कंट्रीब्यूशन से, या फिर एक ट्रिप एडवाइजर है, या फिर कोई भी ऐसा जो भी, अगर हम बात करते हैं होटल्स की या किसी भी ट्रिप, या फिर कोई भी ऐसे होटल्स की एग्जांपल बात करते हैं जिसके अंदर कस्टमर्स आके रिव्यू सिस्टम डालते हो आपकी, कस्टमर आके अपने फीडबैक देंगे, कस्टमर आके अपने इनपुट देंगे, जिससे ही आपके मॉडल को फायदा होगा, तो लोग आके उसी चीज को परचेज करेंगे। लोग आके अगर अमेजोन पर रिव्यू सिस्टम ही ना करें, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बेकार है, तो आप अमेज़न से ही माल खरीदना बंद कर दोगे यार। सो आपके बिज़नेस में आपने मॉडल में ऐसी चीज़ जनरेट कर दी जिसमें यूज़र कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आपको फ़ायदा हो रहा है। आपने बोला कि 5 स्टार रेटिंग भी है, 3 स्टार रेटिंग भी है, 1 स्टार रेटिंग भी है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो आप जो 5 स्टार रेटिंग है आप वो खरीद लो। आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए, आप सैटिस्फाई हो जाओ। आपके पास जो 4 एंड अबव 5 रेटिंग वाले हैं आप उनसे खरीदो। आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है जिनकी 3 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, आप नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर मैं रिव्यू सिस्टम ही हटा दूँ तो अमेज़न का भी नुकसान है। आप कहीं और से प्रोडक्ट खरीदोगे। जो कस्टमर है जिसको चाहिए प्रोडक्ट वो कहीं से भी खरीद लेगा। अपॉर्चुनिटी किसके पास है? सेलर के पास। तो उसने अपने सिस्टम में ऐसा मॉडल जनरेट कर दिया, ऐसा मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया कि जिसमें यूज़र भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और फायदा भी आपको ही हो रहा है। यूज़र को फायदा नहीं होगा। यूज़र को फायदा होगा ऑब्वियसली कि आपका आपके यहाँ से खरीद लेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और उसको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि हाँ, अगर 5 स्टार रेटिंग है तो आई विल बी सैटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट जब भी वो डिलीवरी होगी मेरे पास। बट फायदा तो आपको भी हो रहा है कि आपके यहाँ से भी खरीदा जाएगा वो प्रोडक्ट। सो दिस इज नोन एज द क्राउड सोर्सिंग। दिस इज नोन एज द क्राउड सोर्सिंग। ये हो गया रीडिंग पार्ट खत्म। अभी एक बार मुझे बस एक बार देखना कि मुझे कोई और ग्राफ तक और नहीं कराना या कोई ऐसा डायग्राम जो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। एक दो चीजें और थी कि जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट क्या है, मतलब किसको मुझे टारगेट करना है, मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं, उनको मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है, या फिर हाउ मैं उनके चैनल, मैंने डिफरेंट बात करी थी, कैसे मैं सेलिंग करूंगा, वेयर इज द सेलिंग, या हाउ मच इज द ऑफर प्राइस, मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, 4-5 पॉइंट्स अपने कवर किए थे बेसिकली। सो ये सब चीजें आती हैं वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर, ये सब चीजें आती हैं वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर, लाइक व्हाट इज अ फर्म्स वैल्यू प्रोपोजिशन टू
द टारगेट कस्टमर, यानी फर्म अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा क्या देना चाहता है अपने अलग से अपने कस्टमर को. सो व्हाट इज द फर्म्स वैल्यू प्रोपोजिशन टू द टारगेट कस्टमर्स. ठीक है, एक बार मैं देख लूं आपको सब दिख रहा है. मेरे हिसाब से बहुत जूम इन करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा. हाँ, अभी ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं. तो बिजनेस मॉडल में क्या बोला कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो फटाफट फटाफट देखो जल्दी जल्दी कि फर्म की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है जो अपने टारगेट कस्टमर को दे रहा है. लाइक हु आर द फर्म्स कस्टमर्स क्या है, हाउ द फर्म कीप इट कस्टमर अपने प्रोडक्ट को कैसे रखेगा, कौन है, हु, हाउ. देखो मैं फटाफट हाईलाइट करता हूँ. हु आर द कस्टमर्स, हाउ, ऐसा क्या बेच रहे हो आप, वेयर बेच रहे हो, हाउ बेच रहे हो, एंड हाउ मच इज द प्राइस जो आप ऑफर करने वाले हो. इसमें देख नहीं रहा है, लेट्स कीप इट दैट वे ओनली, हाईलाइटिंग कर देते हैं. हाउ, वेयर, व्हाट, हाउ, तो दीज आर द वैल्यू प्रोपोजिशन जो टारगेट कस्टमर्स के लिए आप सोचोगे. एंड अब आप इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो यार, ऐसा क्या कर रहे हो आप अपने यहाँ पे, या फिर डज द फर्म हैज अ कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप compete कर पाओ. सो ये सब चीजें आएंगी फर्म की वैल्यू चेन में. यानी आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपके पास पता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी को आपने क्या प्रोडक्ट देना है, उनको क्या चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, ये सब आपने देख लिया. बट अब उस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन, यानी कि यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, आपकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास. तो दिस इज द फर्म्स वैल्यू चेन, ये है फर्म की वैल्यू चेन. अब हम बात करते हैं कि अब व्हाट डज द फर्म बिजनेस मॉडल हैव ऑन इट्स, यानी व्हाट इम्पैक्ट, क्या होगा इम्पैक्ट फर्म के बिजनेस मॉडल का, उसके रेवेन्यू मॉडल पे, ये सब चीजें देखी जाएंगी. कॉस्ट स्ट्रक्चर पे क्या होगा और एसेट की प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे क्या होगा. एंड व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हम कंसिडर करते हैं अपने बिजनेस मॉडल में. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ओवरऑल बिजनेस मॉडल, व्हेन आई टॉक अबाउट द ओवरऑल बिजनेस मॉडल, सो हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं यहाँ पे. हमने बोला कि ऐसा क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपके पास, करेक्ट, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वैल्यू चेन क्या है आपकी, और वो जो पर्टिकुलर मॉडल है वो आपके रेवेन्यू पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, ऐसे प्रोफाइल पे, फाइनेंशियल्स पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड ओवरऑल फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस मॉडल. क्या बोला मैंने, फटाफट 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 फटाफट. फर्म की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, फर्म की वैल्यू प्रोपोज क्या है, फर्म की वैल्यू चेन क्या है, फर्म की कॉस्ट पे, रेवेन्यू पे, फर्म के फाइनेंशियल्स पे ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी. So this is all about the business model जो हमने यहाँ पे कवर किया. एंड सेकंड when talk about the channel strategy, so channel strategy के अंदर हम डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, मैंने बात की. और आपका जो होता है कि ओमनी चैनल भी हो सकता है, चैनल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है. चैनल स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या होता है कि जब हम चैनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, मैंने बोला कि मैं इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करता हूँ. मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आएगा एजेंट के पास, उसके पास रिटेलर के पास, देन टू द कस्टमर. तो मैंने बोला कि ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो मुझे करना है, मुझे सेलिंग का काम करना है, डिस्प्ले मार्केटिंग का काम करना है, हैंडलिंग क्वेरीज मुझे करनी है कस्टमर्स की, अगर उनके पास से कोई क्वेश्चंस मेरे को आ रहा है, ऑर्डर की प्रोसेसिंग पे ध्यान देना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीजें मुझे करनी है. इन सब चीजों के लिए कहीं मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, सेल्स फोर्स होनी चाहिए, रिटेल स्टोर्स होने चाहिए और वेयर हाउस होने चाहिए. अब ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या हायर करूंगा, रिटेलर्स को हायर करूंगा, होलसेलर्स को हायर करूंगा, एजेंट्स को हायर करूंगा, फ्रेंचाइजीज पे काम करूंगा. सो दिस इज अ टॉक अबाउट द चैनल स्ट्रेटेजी. ये सब फंक्शंस करने के लिए, ये सब चीजें एसेट्स होने चाहिए. इसके लिए मैं फर्म्स हायर करता हूँ, इससे डेवलप होता है मेरा चैनल स्ट्रेटेजी. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. दिस इज क्लियर. So this is all from my side in this reading, and we are done with all the readings of the corporate issues. Now what I'll be doing is, Abhi, for now, the next course section from my side is I will be picking some of the important questions on this topic, corporate issues. वो स्टार्ट करेंगे. एक तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अलग थोड़े बहुत जो समरी वीडियोस में कवर नहीं हो पाए और जो मुझे लगता है कि यस जो अलग से कवर होने चाहिए, तो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर कुछ मुझे लगेंगे तो मैं वो अलग से एक वीडियो कवर करके बना दूंगा, अलग से एक पार्ट होगा जो कि शॉर्ट रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प. मैं अपने खुद रिटन नोट्स अपने बनाऊंगा हाथों से, एंड वो अपलोड करेंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो मुझे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं जो थोड़े बहुत हटके हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, जिसमें आप घुमा सकते हैं क्वेश्चंस आपको, तो वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने का ट्राई करूंगा. उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी. तो 2 वीडियोस आ सकती हैं. दो एक होगी जिसमें कुछ टॉपिक्स जो नॉर्मली हमारे नोट्स में कवर नहीं हो पाए, वैसे मैंने आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से, तभी मैंने हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक और अपना सब्सक्राइब करना तो बनता है. अगर इतनी मेहनत, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको इतनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट्स आपका लगेगा. एक सब्सक्राइब पे एक वैसे बटन दबाना है और एक लाइक करना है, और कुछ नहीं जगह, आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं उसमें. ठीक है जी. और दूसरी बात, तो अब एक वीडियो मैं दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के जो मुझे लगते हैं आपको आने चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर कुछ ऐसी चीजें रह गई बाय केस, मुझे लगता है कि जो और होनी चाहिए थी कवर, तो मैं उसके एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के वो भी कवर करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है. नाउ, तो व्हाट टॉपिक वी विल बी स्टडिंग
आगे से कॉर्पोरेट इश्यूर खत्म, कॉर्पोरेट इश्यूर टाटा बाय बाय। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी। इसकी बहुत लोगों से क्वेरी आई है कि इक्विटी स्टार्ट करो, इक्विटी स्टार्ट करो। तो यस, अब कॉर्पोरेट इश्यूर के बाद अब जो वीडियोस आना स्टार्ट होंगी वो होंगी इक्विटी की। करेक्ट। चलिए जी, तो इस रीडिंग में इतना ही करते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, आई नो, बट ये जो कर रहा हमने, ये करना जरूरी था, अच्छे से करना जरूरी था, ताकि जो चीजें आप समझ पाओ वो अच्छे से माइंड में सेटल हो, स्टेबल हो, रह पाए दिमाग में। और इनको वीडियो को बार बार सुनो, अच्छे से सुनो, मन लगा के सुनो, एयरफोन्स लगा के सुनो। कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एयरफोन्स लगाओ, जस्ट प्लग इन योर एयरफोन्स एंड जस्ट लिसनिंग, स्टार्ट लिसनिंग। चीजें अपने आप दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। यू विल रियलाइज कि आप अपने आप ही कब कब बोलना स्टार्ट कर दोगे, इसमें ये पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, फटाफट। फिर आप टैप टैप करके 10 सेकंड्स करके आप अपने आप स्किप करके सब चीजें आप खुद से कवर कर लोगे। पूरी वीडियो भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चीज कब आएगी, जब आप ढंग से सुन के पढ़ के अच्छे से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन जब तक नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जरूरी हैं, क्वेश्चन से ही दिमाग में चीजें बैठेंगी। एंड मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, कभी भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। आप सोचो कि खाली मैं समरी वीडियो सुन के पेपर में अपीयर हो जाऊंगा, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। जब तक आप खुद से भी मेहनत नहीं करोगे। अगर मैंने इसमें 100% मेहनत दी है अपनी नोट्स बनाने में, अपनी वीडियो बनाने में, अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, तो आपकी साइड से भी 100% नहीं चाहिए मुझे, आपकी साइड से 200-300% चाहिए। तभी जो एक ओवरऑल मेहनत का जो मैं बना रहा हूँ और जो आपकी साइड से मेहनत है, वो एक अपने आप में एक अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगी, राइट। तो उसमें आपकी भी मेहनत चाहिए, आपकी मेहनत जबकि ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली। टीचर का पार्ट हमेशा 4 to 5% ही होता है किसी की बच्चे की सक्सेस में। एंड आई वुड से 90 to 95% जो मेहनत होती है वो आपकी और आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की विलिंगनेस की, आपकी स्पार्क जो आपके अंदर है सीखने का, जीतने का, वो आपकी होती है। टीचर का कभी कोई रोल नहीं होता, वो आपको बस सिखा रहे हैं, जो उसके पास ज्ञान है वो बांट रहे हैं। कितना ज्ञान आप ले रहे हो, कितना ज्ञान आप एग्जीक्यूट करके अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल इन योर हैंड्स। और कोई नहीं दे सकता। मैं पढ़ा सकता हूँ एंड आई एम डूइंग माई वर्क, सो इट्स योर वर्क टू स्टडी प्रॉपरली। मन से करो, होल हार्टेडली करो, एंड खुश रहो, मजे मजे में पढ़ाई करो और जीतते रहो। सी यू इन इक्विटी। टिल देन, बाय बाय।